दोस्तों, आप सभी ने हिंदी भाषा में स्वर तो पढ़े ही होंगे और जब ये स्वर किसी व्यंजन के साथ में आते हैं तो ये मात्रा के रूप में लग जाते हैं। आज हम आपको स्वर या व्यंजन नहीं पढ़ा रहे, बल्कि आपको एक व्यंजन जो कि र व्यंजन है, इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत ही अनोखा व्यंजन है, इसकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो आप लोग नहीं जानते और अभी तक उन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। तो आज हम आपको र के रूप, रेफ और पदेन, जिन्हें र की मात्रा भी बोल दिया जाता है, और र के साथ मात्रा छोटी ऊ और बड़े ऊ की मात्रा किस प्रकार प्रयोग होती है, वो आज आपको हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ शब्द नजर आ रहे हैं। चलिए आइए इनको पढ़ते हैं। यहाँ पर जो पहला शब्द है वो है रस। तो इसमें भी र की ध्वनि आपको महसूस होगी। दूसरा शब्द है धर्म, इसमें भी र की ध्वनि है। क्रम, ट्रक, और पांचवा हमारा शब्द है कृषि। तो आपको सभी में र की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कौन कौन सी इसमें ध्वनियां हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है वो है र। सामान्य रूप में जितने भी व्यंजन होते हैं उन सभी में अ स्वर जो है वो होता है। तो ये हो गया र का सामान्य रूप। दूसरा, यहाँ पर आपको देखो ऊपर ये घुमावदार जो निशान आपको दिख रहा है, ये भी र का ही रूप है। तीसरा, यहाँ पर क के नीचे जो ये आपको ऐसा चिन्ह नजर आ रहा है, ये भी र का रूप है। और चौथा आपको देख सकते हैं, ये जो नीचे इस तरह का आपको जैसे हंस पद चिन्ह होता है, विराम चिन्ह उस तरह का ये किसी अक्षर के नीचे होता है, ये भी र का रूप है। पांचवें शब्द के अंदर आपको ये कृषि शब्द में नीचे जो ये वाला चिन्ह नजर आ रहा है दोस्तों, ये र का, जो र हमारा व्यंजन है उसका रूप नहीं है, बल्कि ये र ऋषि की मात्रा है। सभी स्वरों की मात्रा होती है अ को छोड़कर, तो 10 मात्राएं होती हैं टोटल। तो वो ऋषि हमारा एक स्वर है, तो ये उसकी मात्रा है। अब मैं आपको बता दूं, र जो होता है वो एक व्यंजन होता है, और र की कोई भी मात्रा नहीं होती है, बल्कि उसके रूप होते हैं। कौन कौन से रूप? रेफ और पदेन। तो रेफ रूप कौन सा होता है? ये जो ऊपर इस तरह से घुमावदार गोल सा बना होता है, हाफ सर्कल, अक्षर के ऊपर ये ऐसे लग जाता है, जैसा आप इसमें देख सकते हैं, ये है रेफ, इसको बोलते हैं रेफ। और किसी अक्षर के नीचे ऐसे तिरछा बना हुआ, या फिर इस तरह से किसी अक्षर के नीचे जो होता है, इसको बोलते हैं पदेन। तो ये र के रूप हो गए, रेफ और पदेन। वर्ण विचार के अंदर दोस्तों आपने पढ़ा होगा, देखो 4 व्यंजन होते हैं दोस्तों, य, र, ल, व। ये चारों अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये पूरे तरीके से जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीवा मुख के किसी भाग को पूरे तरीके से स्पर्श नहीं करती। इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन के कुछ बीच के होते हैं, इसीलिए इनको हम अर्ध स्वर भी कह देते हैं चारों को। ये चारों अर्ध अंतःस्थ और अर्ध स्वर कहे जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों र की, इस वाले व्यंजन की। तो हम इसको क्या बोलते हैं? लुंठित। ये हमारा लुंठित व्यंजन है, या फिर प्रकंपित। ये प्रकंपित व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है दोस्तों, जीवा जो होती है हमारी मूर्धा पे थोड़ी सी स्पर्श होती है, और कंपन के साथ हल्की सी रगड़ खाती हुई वो हमारे आगे दांत के पास तक आती है। आप इसका उच्चारण कर सकते, देख सकते हैं र। तो जीवा कंपन के साथ आगे आती है हमारे दांत के पास तक, मसूड़ों के पास तक, इसीलिए इसको लुंठित व्यंजन या लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण कहा जाता है, और यह है इसका उच्चारण। रूप इसके आपको मैंने बता दिए। चलिए थोड़ा सा और डिटेल के साथ में इनको समझते हैं। रेफ वाला र। दोस्तों, रेफ वाला जो र होता है, उसकी जो ध्वनि होती है वो स्वर रहित होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? आधा र बोल देते हैं, यानी इसमें स्वर नहीं होता। और हम कभी भी रा को हल चिन्ह के साथ नहीं लिखते हैं। हम इसको क, र, म ऐसे भी लिख सकते थे, परंतु र को हल चिन्ह के साथ नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसको रेफ की मात्रा के रूप में, इसको मात्रा बोल देते हैं, मात्रा नहीं होती, रूप होता है, तो रेफ के रूप में उसको लिख देते हैं। जैसे हम स्मॉल सी बनाते हैं, इस तरह से हम अक्षर के ऊपर, शब्द के ऊपर इसको लगा देते हैं। क, अ, र और म और अ। तो यहाँ पर क, र, तो यहाँ र, यहाँ पर ध्वनि आई हमें र की, और ये स्वर रहित है, आधा र है। तो ये अगला जो व्यंजन होगा, ये उसके ऊपर जाकर लग जाएगा, और यहाँ पर ये आ गया।
ठीक है। इसी प्रकार सूर्य, देखिए इसका नियम है, देखिए इससे कुछ नियम है लगाने के। पहला नियम है नियम 1, जब इसकी ध्वनि आती है तो ये अपने से अगले व्यंजन के ऊपर जाकर विराजमान हो जाता है। जैसे सूर्य, तो से उ र, यहाँ पर ध्वनि आई तो अगला व्यंजन य है तो या के ऊपर जाकर लग गया। ठीक है। हल के रूप में, हल चिन्ह के रूप में नहीं लिखेंगे। आधे रा को। दर्पण, तो यहाँ पर भी र के बाद आया तो पा के ऊपर लग गया। ये तो नियम 1। अब हम देखते हैं इसका दूसरा नियम। दोस्तों पहला नियम तो इसका यही है कि जहां पर इसकी ध्वनि आएगी तो ये उससे अगले व्यंजन के ऊपर जाकर लग जाएगा। लेकिन जब उससे अगला व्यंजन, जैसे मुर्गा, तो मैं उ र यहाँ पर आया, लेकिन इससे अगला जो व्यंजन है ग व्यंजन, इसके साथ पहले से ही स्वर लगा हुआ है, तो अब ये इस व्यंजन के ऊपर ना लग के बल्कि इस स्वर के ऊपर जा बैठेगा। यह है इसका दूसरा नियम। कुर्ते, तो यहाँ पर कै उ र यहाँ पर आई तो ये छोटे ए की मात्रा के ऊपर लग गया। ऐसे ही आशीर्वाद, तो आशीर, यहाँ पर र की आवाज आई तो ये वा के ऊपर ना लगकर उससे अगली मात्रा के ऊपर लग गया। तो दोस्तों ये व्यंजन के ऊपर ना लगकर बल्कि फिर उसकी मात्रा के ऊपर लग जाएगा। ये इसका दूसरा नियम। इसका तीसरा नियम है, जब स्वर रहित व्यंजन कोई बीच में आ जाए, जैसे अर्घ्य, तो अ र ध्वनि यहाँ पर आ रही है, देखो र की ध्वनि घ से पहले आ रही है। घ यहाँ पर स्वर रहित है, पूरा नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, क्योंकि इसको पूरा व्यंजन पसंद है और मात्रा वाला हो तो फिर ये मात्रा पसंद करेगा। तो पूरा व्यंजन यहाँ पर घ के बाद या है तो या के ऊपर ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही भर्त्सना एक शब्द देखिए आप, भर यहाँ पर आया र की आवाज। अब ये त के ऊपर तो आ नहीं सकता क्योंकि त तो खुद ही अधूरा है, आधा है, तो इसके बाद जो पूरा व्यंजन है वो है स, इस स के ऊपर आ गया। तो ये थे 3 नियम रेफ की मात्रा के, या रेफ के रूप में, मात्रा इसको नहीं बोलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पदेन वाला र। पदेन वाला जो र होता है दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान रखना, ये आधा नहीं होता बल्कि ये पूरा होता है, इसके साथ स्वर जुड़ा होता है। ठीक है। तो फिर इसके रूप बनाने की क्या जरूरत थी, इसको पदेन को इस रूप में या इस रूप में लिखने की क्या जरूरत थी जब ये पूरा होता है। तो इसको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब इससे जस्ट पहले वाला जो व्यंजन होता है, अगर वो स्वर रहित है तो फिर र जो है वो इस रूप में आ जाएगा। जैसे मैं एक शब्द का आपको वर्ण विच्छेद करके बताता हूँ। व, अ, क, र, अ, ये है वक्र। यहाँ पर जो क है दोस्तों वो कैसा है, आधा है, यानी स्वर रहित है। तो जब र से जस्ट पहले स्वर रहित व्यंजन आ जाए तो ये उस व्यंजन के नीचे आ जाता है। तो ये देखिए क के नीचे आ गया, व, क, वक्र। तो यहाँ पर क आधा है, र पूरा है। ऐसे ही ग्रह, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ग, र, ह, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ऐसे ही विनम्र, तो यहाँ पर जो है रा पूरा है। ह्रास, यहाँ पर जो रा है ये पूरा रा है, लेकिन ये इस रूप में इसलिए है क्योंकि इससे जो पहले वाला व्यंजन है वो स्वर रहित है। अगला है दूसरा रूप, ये नीचे जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं पद। पदेन 2 तरह के होते हैं, एक तो ये इस तरह का हो गया ऐसे, और दूसरा हो गया ऐसे। तो ये दोनों ही क्या है, ये पदेन है दोनों ही। लेकिन ये कहाँ कहाँ आते हैं, इनमें अंतर ये है, जहां भी खड़ी पाई वाले अक्षर होंगे, जैसे कि खड़ी पाई वाले अक्षर कौन कौन से होते हैं, जैसे क, ब, न, द, तो उनके साथ ये कौन सा वाला आता है, ये वाला लग के आता है। ठीक है, जैसे इसमें लगा है, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसके नीचे ही इसको लगा देंगे। लेकिन कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो घुमावदार होते हैं, जैसे छ, और छ के बाद ट हो गया, ट वर्ग वाले, ट, ठ, ड, ढ, तो ये जो होते हैं ये घुमावदार होते हैं और इनके साथ ये इस रूप में आता है। खड़ी पाई वाले के साथ इस रूप में और घुमावदार अक्षर के साथ इस रूप में आता है। दोनों ही पदेन है, दोनों ही रूप। एक बात दोस्तों और ध्यान यहाँ पर रखनी है, जब श के बाद, यानी स्वर रहित श के बाद र आ जाए और त के बाद र आ जाए तो फिर हम उसको पदेन के रूप में नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसको हम इस रूप में लिखेंगे, च श्रमिक और त्र त्रिशूल, यानी संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन इसको हम कह देते हैं। तो दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन बन जाएंगे।
दोस्तों यहाँ पर बात संयुक्त अक्षर की श्रमिक वाले की आई है। तो एक बात मैं और आपको बता दूं, जब भी स्वर रहित शाह के साथ ऋषि की मात्रा आती है तो जो उसका रूप होता है वो कुछ इस तरह से बन जाता है जो श्रृंगार में आप लिखते हो। ये जो है ये क्या है, ये है। और श्रृंखला, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो ये था दोस्तों पदेन वाला र, और इसके जितने भी नियम है सब मैंने आपको समझा दिए हैं। आगे बढ़ दोस्तों, र और ऋषि में बहुत ही कंफ्यूजन लोगों को रहता है। थोड़ा सा इनकी हम कंपैरिजन कर लेते हैं, आखिर इनमें क्या अंतर है, क्योंकि बोलने में तो एक से ही लगते हैं। देखो, स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, आप सभी जानते हैं। और व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। र जो है वो क्या है, हमारा व्यंजन। जबकि ऋषि क्या है, क्या है, हमारा स्वर है। कुछ लोग इसको बोल देते हैं, इसका जो उच्चारण है वो ऐसे होता है री। कुछ लोग र ही इसका उच्चारण कर देते हैं। तो जब र अपने आप में व्यंजन है तो फिर इसका उच्चारण ये कैसे हो सकता है। और जब इसके अंदर छोटी की मात्रा लग गई तो ये तो वैसे ही स्वरों की सहायता से बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी इसका उच्चारण नहीं हो सकता। तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो मूर्धा ही होता है। लेकिन वो देखो ऐसा होता है जैसा भी मैं बोल रहा हूँ, र ऐसे होता है, ठीक है, ये इसका सही उच्चारण है। लेकिन अज्ञानतावश या फिर मुख सुख के कारण लोग इसको री के रूप में ही पढ़ते हैं, इस तरह से इसको पढ़ते हैं, जो कि गलत है वैसे तो। लेकिन चलन ऐसा ही चल गया है। जैसे आप एक संयुक्त अक्षर होता है ज्या ज्ञानी, ये होता है ज और ञ। तो इसका सही उच्चारण होना चाहिए ज्या ज्या, लेकिन इसको ज्ञा पढ़ते हैं, ज्ञ ज्ञानी, तो ये ज्ञ ज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन प्रचलन में ही ऐसा हो गया है, विद्वान लोग भी ऐसा ही उच्चारण करते हैं और सामान्य जन भी ऐसा ही उच्चारण करते हैं। तो ये चीजें चल रही हैं, ट्रेंड में है बस, लेकिन ये गलत है। र की मात्रा नहीं होती बल्कि उसके रूप होते हैं। र की कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा केवल और केवल स्वरों की होती है। हमारे स्वर कितने होते हैं आप सभी जानते हैं, 11 स्वर होते हैं, जिनमें अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसके अलावा जो बचे 10 स्वर हैं तो हमारी 10 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ऋषि भी एक स्वर है और रो ऋषि की मात्रा होती है, ये वाली मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। तीसरी बात, र के साथ ऋषि की मात्रा कभी नहीं लगती। आपने कभी भी दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ कहीं भी नहीं देखा होगा आज तक। तो इस तरह से कभी भी कोई भी मात्रा र के साथ नहीं लगेगी ऋषि की मात्रा। अच्छा दोस्तों, रेफ और पदेन हमने आपको बताया, र और ऋषि के बारे में बताया। एक चीज और आपको बता देते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, काफी शब्द जिनमें रेफ और पदेन दोनों ही मात्राएं साथ में आ जाती हैं एक ही शब्द में। जैसे ऐसे शब्द हो सकते हैं आर्द्रता, आर्द्रता, प्रार्थना। तो इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जिनमें रेफ और पदेन दोनों ही रूप र के साथ में एक ही शब्द में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया था र एक बड़ा ही अनोखा व्यंजन है। न केवल इसके रूप हमने जो आपको बताया रेफ और पदेन किस तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, बल्कि इसके साथ जब ऊ की मात्रा लगती है वो भी विचित्र ढंग से लगती है, सामान्य व्यंजनों की भांति नहीं लगती। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, जितने भी व्यंजन होते हैं र को छोड़कर उनके साथ जो ऊ की मात्रा लगती है, छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से घुमाकर और बड़े ऊ की मात्रा उनके नीचे इस तरह से घुमाकर लगती है। जैसे क के साथ लगेगी ऐसे, ब के साथ लगेगी तो ऐसे लगेगी। लेकिन जब र के साथ छोटे ऊ की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे तो हम उसको ऐसे लगा देंगे, और जब इसके साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हम इसको घुमाकर लगा देंगे, जैसे बड़े ऊ को लिखते हैं। बड़े ऊ की मात्रा ये होती है। तो इसको हम शब्द के नीचे यानी कि र को ऐसे न लगाकर बल्कि इसको र के बीच में लगा देंगे। और जब र के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे नहीं, बस सीधा ऐसे लिख देंगे। तो हम कुछ ऐसे शब्द यहाँ पर लिखते हैं जिससे आपको पता चल जाए। जैसे एक शब्द होता है गुरु, तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा होगी र पर। एक होता है रुग्ण, बीमार, इसमें आप देख सकते हैं। करुण एक शब्द होता है, करुण, पुरुष। ये जो शब्द है आप देख सकते हैं यहाँ पर र की जो मात्रा है वो उसको मैंने घुमाया नहीं है, अर्थात ये छोटे ऊ की मात्रा है। वहीं जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो उससे कुछ शब्द क्या हो सकते हैं, जैसे रूढ़, अमरूद, गुरुपदेश, गुरुपदेश। देखो गुरु तो गुरु में जब लिखेंगे तो छोटे ऊ की मात्रा आएगी यहाँ पर, लेकिन जब उपदेश के साथ इसको
बनाएंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे, बड़े ऊ की मात्रा। तो इस संधि नियमों के कारण इस तरह से हो जाता है, ग्रुप देश में बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। रूप, तो इस तरह के जो कुछ शब्द होते हैं वहां पर बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से आ जाएगी। बड़े ऊ की जो मात्रा र के ऊपर आती है, दीर्घ ऊ, वो बहुत कम शब्द ऐसे होते हैं, ये शब्द बहुत ही कम होते हैं। छोटे ऊ की मात्रा यानी कि लघु ऊ जो होता है, इसके शब्द जो होते हैं वो अधिक होते हैं, अगर दोनों की तुलना हम करें। तो दीर्घ ऊ वाले र के साथ जो होते हैं वो कम होते हैं शब्द। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पूरी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर आपको वाकई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जल्द मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।